नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मुकेश चौहान एजुकेशन पर। आइए पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। कह रहे हैं कि एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है उतनी देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है, तथा जितनी देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है उतनी देर में एक लोमड़ी 15 छलांगें लगाती है। कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, शेर द्वारा 16 छलांगों में तय की गई दूरी तथा लोमड़ी द्वारा 24 छलांगों में तय की गई दूरी बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल से समझा दिया है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पिछली क्लास को देख लीजिए और इस सवाल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि ये एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन तो कैसे करना है। कह रहे हैं कि एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है, कोई डॉग है वो जितनी देर में 8 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक लायन 12 छलांग लगाता है, तथा जितनी देर में एक शेर 12 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक फॉक्स यानी कि लोमड़ी 15 छलांगे लगाती है। ठीक है, यानी कि एक निश्चित समय में कुत्ता 8 छलांग लगाता है, शेर 12 छलांग लगाता है और लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, शेर द्वारा 16 छलांगों में तय की गई दूरी तथा लोमड़ी द्वारा, फॉक्स द्वारा 24 छलांगों में तय की गई दूरी आपस में बराबर है। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 8 है ना 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुत्ते, शेर और लोमड़ी की एक छलांग की लंबाई कितनी होगी, तो आप क्या बताएंगे। इसे सिंप्लीफाई करना मैंने आपको बताया है। देखो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 ही करना 3 और 2 ही करना 2। एक छलांग की लंबाई, कुत्ते की एक छलांग की लंबाई कितनी है 6 यूनिट, शेर की एक छलांग की लंबाई है 3 यूनिट और एक लोमड़ी की एक छलांग की लंबाई कितनी है 2 यूनिट। ठीक है, यानी कि एक निश्चित समय में एक कुत्ता 8 छलांग लगाता है और एक छलांग की लंबाई है उसकी 6 यूनिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने कुल कितनी दूरी तय कर दी एक निश्चित समय में, तो 8 छंग 48 यूनिट। इसी तरीके से 12 तिया 36 यूनिट और 15 दूनी 30 यूनिट। सिंप्लीफाई कर लो इसे, 6 अट्ठे 48, 6 छंग 36 और 6 पंजे 30। यानी कि एक निश्चित समय में कुत्ते द्वारा 8 यूनिट दूरी तय करी जाती है, शेर द्वारा 6 यूनिट और लोमड़ी द्वारा 5 यूनिट दूरी तय करी जाती है। आपने एक बात पढ़ी है कि यदि समय निश्चित हो तो जो दूरी का अनुपात होता है वही उनकी चालों का भी अनुपात होता है। तो हमसे यही पूछा गया है कि इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो इनकी चालों का अनुपात होगा 8:6:5। समझ पाए भैया। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का प्रयास करो। अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो आप सॉल्यूशन देख के इस सवाल को अच्छे से समझ लेंगे। कह रहे हैं कि x - 2y प्लस 8z अनुपात y - 3z प्लस 4w अनुपात 4x प्लस 5z माइनस 7w बराबर बताया है 3:4:7। और हमसे पूछा गया है कि 6x
प्लस 2y माइनस 17w और बटे में w बराबर क्या होगा, है ना। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि पहले पद का मान है 3 यूनिट, दूसरे पद का मान है 4 यूनिट और तीसरे पद का मान है 7 यूनिट, है ना। तो क्या आप 3, 4 और 7 को देखकर इनमें आपस में कोई संबंध स्थापित कर पाओगे? बोलोगे हाँ जी सर। क्या संबंध है कि यदि शुरू के दोनों को जोड़ दो तो वो तीसरे के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 को जोड़ोगे तो वो 7 के बराबर हो जाएगा। तो यही कर लो, यानी कि पहले और दूसरे को जोड़ो और तीसरे के बराबर रख दो। x माइनस 2y प्लस 8z प्लस y माइनस 3z प्लस 4w और किसके बराबर हो जाएगा? तीसरे के बराबर, यानी कि 4x प्लस 5z माइनस 7w। देखो ये x है और इधर 4x है प्लस के, तो इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो 1 में से 3 घटेंगे, 1 में से 4 घटेंगे तो माइनस के 3x बचेंगे। इसी तरीके से ये माइनस का 2y है और ये प्लस का y है, तो माइनस का y बचा, है ना। 8z ये हैं और ये है माइनस के 3z, तो 8 में से 3 गए 5z बचे। और जब ये इधर जाके माइनस में हो जाएंगे 5z, तो 5z से 5z कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि z तो कट ही गए। देखो ये 4w इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 7 में 4 जुड़ेगा 11w हो जाएंगे। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो और काट लो, ये हुआ 3x प्लस y बराबर 11w। ठीक, इसकी 2 से गुणा कर दो तो 3 दूनी 6x प्लस 2y बराबर 22w। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? तो देखो ये 6x प्लस 2y दे रखा है ना, जो हमें मान निकालना है वहाँ पे 6x प्लस 2y दे रखा है और उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? 22w, यानी कि इन दोनों की जगह हम रख सकते हैं 22w। देखो 6x प्लस 2y माइनस 17w और बटे w, इसका मान निकालना है हमें। अब इसकी जगह 6x प्लस 2y की जगह 22w रख सकते हैं, तो रख लो 22w माइनस 17w और बटे में कितना? बटे में w। तो 22 में से 17 गया, 5w बचेंगे क्या, और बटे में कितना है? w। w से w भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 5। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो अगला पैटर्न है। इस पैटर्न को पहले मैं अच्छे से समझा देता हूँ, इसे समझ लेंगे आप और अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी 7:9 के अनुपात में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ये पृथ्वी है जैसे, है ना, इसमें 2 गोलार्ध होते हैं, ऊपर वाला उत्तरी होता है, ये आपको पता है, और नीचे वाला दक्षिणी होता है, ये भी आपको पता है, दक्षिणी गोलार्ध, है ना। ठीक, कह रहे कि पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात, पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात कितना बताया है? पूरी पृथ्वी पर 3 और 5। उत्तरी गोलार्ध में है 7:9, तो हमसे पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा, ये सवाल पूछा है। ठीक है, चलो देखो एक बात बताओ, पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल है। अगर मैं बात करूं आपसे ऊपर भूमि और जल की मात्रा कितनी है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल की मात्रा कितनी है? देखो 9 और 7 16 यूनिट, 16 यूनिट है ना। अब एक बात बताओ, जब आधे हिस्से में 16 यूनिट है तो बचे हुए आधे हिस्से में भी तो 16 यूनिट होनी चाहिए, तभी तो पूरी पृथ्वी बनेगी। यानी कि 16 यूनिट नीचे भी हैं, भूमि और जल। कुल मिला के कितना हो गया? 16 और 16 32 यूनिट हो गया क्या भूमि और जल, है ना। पूरी पृथ्वी पर 16 और 16 टोटल 32 यूनिट हो गया। लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने बताया है तो 5 और 3 8 ही बताया है, 8 यूनिट बताया है, लेकिन हमारे हिसाब से तो 32 हो रहा है।
तो इसकी गुणा अगर मैं कर लूँ 4 से तो 32 यूनिट हो गया क्या, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। देखो इसका मतलब हुआ क्या, 4 थी या 12 यूनिट। पूरी पृथ्वी पर 12 यूनिट भूमि है और 4 पंजे 20, पूरी पृथ्वी पर 20 यूनिट जल है। ठीक, इसमें से ऊपर वाले हिस्से में 7 यूनिट भूमि है और 9 यूनिट जल है। ठीक, देखो था कितना, टोटल भूमि कितनी थी 12, उसमें से 7 तो ऊपर है, तो नीचे कितनी है 5 यूनिट है क्या। क्लियर बात हो गई। टोटल कितनी थी, टोटल कितना था जल 20 यूनिट और ऊपर कितना है 9, तो कितना बच गया 11 यूनिट। यानी कि नीचे वाले हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा 5:11। ठीक है, समझ पाए। चलो अच्छा, इसी के जैसा अगला सवाल भी है। वीडियो को पॉज कर लो और इस सवाल को पहले खुद से करने का प्रयास करो, है ना। और जिस से हो जाएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर आपसे पहले मैंने कर लिया था। ठीक है, चलो देखो क्या करें कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। पूरी सतह पर उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:7 है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में 2 और 7। दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र में भूमि और पानी का अनुपात 3:2 है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र में भूमि और पानी का अनुपात 3:2 है। तो बूझ रहे शेष आधे दक्षिणी गोलार्ध के हिस्से में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा। देखो मैं बता देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये पूरी पृथ्वी है, इसका उत्तरी हिस्सा ऊपर है, ये तो आपको पता ही है, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध नीचे है, ये भी आपको पता है ना जी। पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात इन्होंने बताया है, भूमि और जल का अनुपात बताया पूरी पृथ्वी पर 1:2 है ना। टोटल 1:2 के अनुपात में है भूमि और जल पूरी पृथ्वी पर। उसमें से ऊपर भूमि और जल का अनुपात है 2:7 और नीचे वाले के आधे हिस्से में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में भूमि और जल का अनुपात है 3:2। 3:2। तो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो बचा हुआ आधा हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध का, इसमें भूमि और जल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ इसे। ये कह रहे कि पूरी पृथ्वी पर 1:2 के अनुपात में भूमि और जल है, इसके आधे हिस्से में भूमि और जल का अनुपात 2:7 है और इसके बचे हुए आधे हिस्से में भी कुछ अनुपात होगा, हमें नहीं पता कितना है, यानी कि बचे हुए आधे हिस्से में, और इस बचे हुए आधे हिस्से के आधे हिस्से में भूमि और जल का अनुपात है 3:2। तो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि इसके शेष आधे हिस्से में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा। समझ पाए। चलो देखो जरा। अच्छा एक बात बताओ, ये टोटल कितने यूनिट है भूमि और जल, 3 और 2 5 यूनिट है। तो आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध का, आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा ये है। तो अगर ये 5 यूनिट हैं तो क्या ये भी 5 यूनिट होनी चाहिए, यानी कि 5 और 5 मिलके कितना हो गया 10 यूनिट हो गया। ये 5 और 5 मिलके 10 यूनिट हो गया, यानी कि ये जो खाली वाला हिस्सा है ये कितने यूनिट पे बैठा है 10 यूनिट पर। समझ पाए, यानी कि ये दोनों मिला के टोटल कितने यूनिट हो रहे हैं 10 यूनिट। अब एक बात समझो, जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग तो नीचे है, यानी कि जितनी हिस्सा ऊपर है उतना ही हिस्सा नीचे है, यानी कि ये दोनों हिस्से आधे आधे हैं, बराबर बराबर होने चाहिए, है ना। तो अगर ये 10 यूनिट है तो ये भी 10 यूनिट होना चाहिए। कहने का मतलब ये दोनों बराबर बराबर होने चाहिए, लेकिन ये तो 7 और 2 9 यूनिट हैं। तो ये अगर 9 यूनिट हैं तो इसकी मैं गुणा कर लेता हूँ 9 से। 10 नमा 90 और 7 और 2 9, इसकी गुणा कर लेता हूँ मैं 10 से। तो देखो 7 और 2 9, 9 ढाई 90 और 10 निमा 90, 90 यूनिट हो गया, 90 यूनिट हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल 90 यूनिट है और ये भी टोटल 90 यूनिट है। उसमें से आधा, यानी कि यहाँ पे 45 यूनिट जाएगा और यहाँ पे भी 45 यूनिट जाएगा, है ना। तो ये तो 5 यूनिट है, 3 और 2 5, इसे तो 45 होना चाहिए। तो इसकी गुणा किससे करो, इसकी गुणा करो 9 से। ठीक है, तो यहाँ भी हो गया, देखो 3 2 5, 5 9 45, 45 यूनिट यहाँ पे हो गया और बचा हुआ हिस्सा ये 45 यूनिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात समझो, ये 90 यूनिट और ये भी 90 यूनिट, भाई ये भी 90 यूनिट और ये भी 90 यूनिट, तो कुल मिला के 180 हो गया।
तो ऊपर भी तो 180 होना चाहिए ना, लेकिन ये तो 3 ही है, तो इसकी गुणा किससे करो, इसकी गुणा करो 60 से, तो 180 यूनिट हो गया। देखो मैं इस कहानी को यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से। 60 ही करना 60, यानी कि पूरी पृथ्वी पर कितने यूनिट भूमि है, 60 यूनिट। क्लियर। 60 दूनी 120, यानी कि पूरी पृथ्वी पर कितने यूनिट जल है, 120 यूनिट। समझ पाए। उसके आधे हिस्से में, यानी कि यहाँ पे 10 दूनी 20 और 10 सत्ते 70, यानी कि ऊपर भूमि और जल का अनुपात कितना हो गया, 20 और 70। ठीक है। 60 में से 20 तो ऊपर चला गया, तो बताओ नीचे कितना बचा, 40 यूनिट बचा क्या, है ना। ठीक। इसी तरीके से 120 में से 70 तो ऊपर चला गया, तो बचा कितना, 50 यूनिट बचा क्या। क्लियर बात हो गई। अब इसमें से, यानी कि इन दोनों में से आधे में, ये 9 तिया 27 यूनिट भूमि हो गई और 9 दूनी 18 यूनिट जल हो गया, है ना। तो बचे हुए आधे हिस्से में, यानी कि यहाँ पे क्या बचा बताओ जरा, 40 में से 27 तो आधा चला गया, तो कितना बचा है, 13 बचा है क्या, है ना। 13 यूनिट भूमि बची है। 50 में से 18 आधे हिस्से में आ गया, तो बचा कितना है, देखो 32 बचा है क्या, है ना। तो बताओ इस शेष आधे हिस्से में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा, 13:32। यही हमारा आंसर है। समझ पाए जी। आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी ना समझ पाए हो तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना, ठीक है, रिपीट करके देख लेना। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे बता देना, मैं अगली क्लास में 2-3 एग्जाम्पल के साथ इस सवाल को और भी अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये अगला पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। इस सवाल को अच्छे से समझ लो और सीख लो। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रम से 4000 और 5000 रुपये बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के 66.66% व्यय के बराबर है तो ए और बी की कुल आय ज्ञात करो। ठीक, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ए और बी की आय, दो जने हैं ए और बी, उनकी आय का अनुपात इन्होंने बताया है। क्या बताया, 5:7। 5:7। ए और बी क्रम से 4000 और 5000 रुपये बचाते हैं यदि ए का व्यय बी के 66.66% के बराबर हो। यदि ए का व्यय बी के 66.66% के बराबर हो। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 66.66 का मतलब है 2/3। तो ए का व्यय वी के 66.66 का मतलब ये हुआ कि वी का व्यय यदि 3 है तो ए का व्यय कितना है, ए का व्यय 2 है। ठीक, यानी कि व्यय इन्होंने बताया क्या, ए का है 2 और वी का कितना है, वी का है 3। ठीक, अब एक बात बताओ, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय और प्लस बचत। यानी कि कुछ तो तुमने खर्च कर दिया और कुछ बचा लिए, तो दोनों को मिलाने के बाद ही तो आय बनेगी। कुछ खर्च कर दिया और कुछ बचा लिया, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगी, आय। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आय में से मैं बचत घटा लूँ तो व्यय बन जाएगा, या आय में से व्यय घटा लूँ तो बचत बच जाएगी। समझ पाए। तो बचत कैसे निकलेगी, यदि आय में से व्यय घटा लो तो क्या बनेगा, बचत। ठीक है जी। तो ए की बचत बताई है इन्होंने 4000 और बी की बचत बताई है 5000 रुपये। ठीक, देखो इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, मैं सभी तरीके आपको बता देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे उसे सीख लेना और कर लेना। देखो क्या करें, मान लो ये पहला अनुपात है 5:7, इसका मल्टीप्लायर कुछ है हमें नहीं पता, मान लो x है। ये दूसरा अनुपात है 2:3, इसका मल्टीप्लायर मान लो y है। ठीक है, तो a की आय कितनी है,
5x और a का व्यय कितना है 2y और i में से व्यय घटाओगे तो बचत बचेगी क्या? तो बचत कितनी है 4000। क्लियर? इसी तरीके से 7x माइनस 3y बराबर 5000, है ना। हमसे पूछ रहे हैं कि a और b की कुल आय कितनी है। तो a की आय है 5x और b की आय है 7x और 7 और 5 12x कुल आय है और 12x का मान बताना है। ठीक है, बता लेंगे। देखो जरा, y की तो ज़रूरत है नहीं, हमें व्यय तो नहीं बताने, आय बताने, तो x की ज़रूरत है। तो y को एल्यूमिनेट कर लो। तो 3 की गुणा करो ऊपर और 2 की गुणा करो नीचे। देखो, और करने के बाद घटा लेंगे। तो 3 पंजे 15x हो गया और 2 सत्ते 14x, 15 में से 14 गया, अकेला x ही बचेगा। ये तो कट ही जाएंगे, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 बराबर, भाई तो कट गया। 4 तिया 12000 और 5 दूनी 10000। 12000 में से अगर 10000 घटाओगे, घटाया है ना, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो कितने हज़ार बचेंगे 2000 बचेंगे, यानी कि x का मान कितना आया 2000। हमें चाहिए 5x प्लस 7x, 5x प्लस 7x यानी कितने x चाहिए 12x चाहिए। तो 12 गुणा 2000 और 12 की 2000 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 24000 रुपये आ जाएगा। समझ पाए? ये पहला तरीका हो गया। देखो एक और तरीका देखते हैं। देखो जरा, एक बात बताओ, अगर मैं आय में से बचत घटा लूँ, इधर ले आके घटा लूँ, तो व्यय बचेगा क्या? ए की आय कितनी है 5x, इसमें से मैं बचत घटा रहा हूँ, माइनस का 4000, तो क्या बचा व्यय बचा। क्लियर बात हो गई? बटे, यानी कि मैं अनुपात बना रहा हूँ इसका। 7x में से मैं 5000 घटा रहा हूँ, 7x b के आय में से 5000 घटा रहा हूँ, तो बचत बचेगी, यानी कि 3 बचेगा। तो ये व्यय का ही तो अनुपात है, और व्यय का अनुपात वैसे है कितना 2:3 या 2/3। यहाँ से x का मान निकालेंगे। देखो 3 पंजे 15x माइनस 4 तिया 12000, 2 सत्ते 14x माइनस 5 दूनी 10000, है ना। देखो 14 इधर जाके 15 में से घटेगा तो अकेला x ही बचेगा, और ये 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 12000 में से 10000 घटेंगे तो 2000 बचेगा। x का मान 2000, हमें चाहिए 12x का मान, तो 12 गुणा 2000 तो कितना हो गया बोलो 24000 हो गया क्या, है ना। तो 24000 आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। देखो एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, जो काफ़ी फेमस है मार्केट में। इसे हम कहते हैं क्रॉस मेथड। देखो क्रॉस मेथड है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 की गुणा 7 में और 3 की गुणा 5 में, कितना हो गया 3 पंजे 15 और 2 सत्ते 14। 15 और 14 का अंतर देखो कितना होता है 1। अब ऐसे ही नीचे भी करो, 2 पंजे 10 और 3 चौक 12, यानी कि 10000 और 12000 का अंतर कितना हो गया 2000। मतलब 1 की वैल्यू 2000 है, आय कितनी है 5 और 7 12, यानी कि 12 यूनिट का मान बताना है। यदि 1 का मान 2 है तो 12 का मान 12 गुणा 2 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, है ना। यदि 1 का मान 2000 है तो 12 का मान 12 गुणा 2000 हो जाएगा, यानी कि 24000 रुपये हो जाएगा। ठीक है जी, समझ पाए? चलो, तो ये तीनों तरीके मैंने इस सवाल को करने के आपको बता दिए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप अपना लो और कर लो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम। कह रहे हैं ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर हो तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। देखो जरा, एक है ए, एक है वी, इनकी आय का अनुपात बताया इन्होंने, बोलो कितना 4:5, और इनके व्यय का अनुपात बताया है ना कितना 3:8। ठीक, तो हमसे पूछ रहे हैं ए और वी की बचतों का अनुपात क्या होगा, है ना, बचत का अनुपात क्या होगा। देखो जरा, पहला अनुपात है 4:5 और दूसरा अनुपात है 3:8। इन दोनों के मल्टीप्लायर अलग अलग हैं। अरे भाई, इसका मल्टीप्लायर कुछ होगा और इसका मल्टीप्लायर कुछ होगा, तो इन दोनों को हम सीधा सीधा तो घटा नहीं सकते। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दी है कि ए की आय
v के व्यय के बराबर है, यानी कि ये जो 4 है ना वो 8 के बराबर है। तो 4 8 के बराबर तो होता नहीं, लेकिन बना लो इसे। देखो अगर मैं इसकी गुणा 2 से कर दूं तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, और यहाँ पे कुछ करा नहीं है तो यहाँ पे ऐसे रहने दो। ठीक है जी। देखो 8 का मान 8 हो गया ना, 8 का मान 8 हो गया, यानी कि अब इन दोनों अनुपातों के मल्टीप्लायर सेम हो गए हैं। ठीक है, क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन सेम हो गए ये हमें पता है। तो अगर मल्टीप्लायर सेम हो जाएं तो हम अनुपातों को सीधा सीधा डिजिट के रूप में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 8 में से 3 गया कितना बचेगा 5, और 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2। आय में से व्यय घटाओगे तो बचत बचेगा ना, तो आय में से व्यय घटाया तो बचत बची, आय में से व्यय घटाया तो बचत बची। तो ए और बी के बचतों का अनुपात कितना होगा 5:2। यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, समझ पाए होगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या करें, ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है, ए बी सी का व्यय 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत क्या होगी। ठीक है, चलो देखो ये कह रहे हैं कि ए और वी इनकी आय का अनुपात बताया इन्होंने 5:3। अगली कंडीशन में कह रहे हैं ए बी सी, यानी कि कोई सी भी है, इनके व्यय का अनुपात 8:5:2 है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है। चलो सी ने 2000 रुपये खर्च कर लिए, यानी कि अनुपात में कितने यूनिट खर्च करे हैं 2, और रियल में कितने खर्च करे हैं 2000। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का मान 2000 है। यदि 2 का मान 2000 है तो बोलो 1 का मान कितना है, 1 का मान 1000 है। सीधी सी बात है, यानी कि इसका मल्टीप्लायर कितना हो गया 1000। तो यदि 1 का मान 1000 है, मल्टीप्लायर 1000 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा बोलो 5000 हो जाएगा क्या। इसी तरीके से 8 का मान कितना हो जाएगा बोलो 8000 हो जाएगा क्या, है ना भाई। अभी कह रहे कि बी जो है ना वो 700 रुपये बचा लेता है, तो 5000 इसने खर्च कर लिए और 700 रुपये बचा भी लिए, तो इसकी आय टोटल होगी कितनी असल में 5700 रुपये होगी क्या, है ना। लेकिन आय इन्होंने अनुपात में कितनी बताई है 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का मान 5700 है, यानी कि इसका मल्टीप्लायर कितना हो गया 19 × 57 1900। तो 3 का मान 5700, तो 1 का मान 1900, तो 5 का मान बोलो कितना, 5 का मान बोलो कितना 19 पंजे 95 रुपये, यानी कि एक ही आय कितनी है 9500 रुपये, और इसने खर्च कितने कर दिए 8000 रुपये, यानी कि 9500 रुपये कमाता है और 8000 रुपये उड़ाता है, खर्च करता है। तो बचाता कितने हैं फिर 1500 रुपये बचाता है ना भाई। उम्मीदें समझ पाए होंगे इस सवाल को आप। तो आज के क्वेश्चन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो और अपने भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। आपने बहुत सारे और चैनल भी तो सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो ये चैनल भी कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।